हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष और आप सबका फिर से स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स के जो ये पार्ट होगा 2 होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, जो कि मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूं। और प्रीवियस वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया है। और पहले भी मैंने कई बार बता चुका हूँ कि आप लोगों को नोट्स जो है एक ऑफलाइन क्लास में जिस प्रकार से बनाया जाता है, कहीं उससे बहुत ही अच्छा नोट्स मैं यहाँ पे आप लोगों को तैयार कराऊंगा, ताकि आप लोगों को ऑफलाइन कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। और नोट्स आप लिखते चलिए साथ में। कोशिश हमारी है कि हो सकता है कि आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाए। थोड़ा सा समय दीजिए, बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 100% पीडीएफ वगैरह भी हम लोग आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोटबुक अगर अपना जो भी एक रखना है अलग से फिजिक्स के और मैथ के, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। मैथ के भी वीडियो बहुत सारे डले हुए हैं। एनसीईआरटी के यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मैं फिजिक्स का भी कराऊंगा, और मैथ में भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा एक एक क्वेश्चन, वो भी एक सीक्वेंस में। आपको कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, आप चेक करोगे, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस में करा रखा है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है मैथ्स में। तो आप उसको जरूर देखिए। और इसमें भी मैं ऐसा कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको ये दिक्कत होगी नहीं सर हमारा ये टॉपिक छूट गया। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले लेक्चर में उस टॉपिक के बारे में जरूर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में जरूर आप देखिएगा। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को आवेशन पढ़ा रखा है। आवेशन यानी कि आपका चार्जेशन पढ़ाया था मैंने। आवेशन के बाद मैंने आवेश पढ़ाया था, और उसके फॉर्मूले बहुत सारे, यानी कि वीडियो आप जब देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने हर एक छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रखा है, ताकि आपको एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल लगाने में कहीं दिक्कत ना हो। क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर रेफरेंस बुक से ही ऑफलाइन क्लासेज में न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं, लेकिन हमारी ये है कि हम आपको एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल कराएंगे, ताकि आप आईआईटी जी और नीट के पेपर में आप अच्छे से उसको एग्जाम क्वालिफाई कर सके और आपका बेस अच्छा हो सके। ओके गाइस, तो आज के जो ये पार्ट होगा आपका फिजिक्स का पार्ट 2 होगा, और हम लोग का पहला यूनिट चल रहा है स्थिर विद्युत की, और उसमें पहला अध्याय है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपके एनसीईआरटी बुक का ही है ये चैप्टर, तो आप चैप्टर उसमें चेक करोगे तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र दिया है। चलिए अब इसमें हम लोग सबसे पहले आवेश के गुण के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा आवेश के गुण। तो आवेश के गुण में पहला पॉइंट देखिए, इसमें जहाँ पे समझाने वाली चीजें होगा मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप भी जानते हैं कि प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं करना होता है, तो जो पॉइंट एक्सप्लेन लायक होगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, और नहीं तो आप साथ में नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे, मैं 5 से 7 पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है ये प्रॉपर्टी लिखने के लिए। देखिए विद्युत आवेश के गुण में पहला पॉइंट आप लिखेंगे आवेश। आवेश मुख्यतः आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप ए पॉइंट में लिखेंगे धन आवेश। धन आवेश जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यानी कि दूसरा हो जाएगा आपका ऋण आवेश। ऋण आवेश इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज। आप देखिए धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका मन करे तो आप इसके सामने यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं धन आवेश किसको कहते हैं, यानी कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, धन आवेश उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी वस्तु में चले जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। और जिस वस्तु में जाएगा या कोई भी वस्तु ग्रहण करेगी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। तो धन आवेश क्या होगा, जो त्यागेगा, और जो ग्रहण करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऋण आवेश कहते हैं। तो ये आपके पहला पॉइंट हो जाएगा कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट। इसमें सेकेंड पॉइंट लिखेंगे समान प्रकृति के आवेशों में समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण
तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है या आकर्षण कार्य करता है। आकर्षण कार्य करता है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि विपरीत प्रकृति में क्या होता है, आकर्षण कार्य करता है, समान प्रकृति में क्या होते हैं आपके, प्रतिकर्षण कार्य करता है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि आप दो वस्तु ले लीजिए, दो धनात्मक आवेश ले लीजिए, एक पॉजिटिव आवेश है और एक आपका क्या है, दूसरा भी पॉजिटिव है, यानी कि पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे। तो ये समान प्रकृति के आवेश हो गए। समान बोले तो दोनों पे प्लस प्लस है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक आवेश ले लीजिए, दोनों ऋणात्मक होंगे तब भी ये समान प्रकृति के हो जाएंगे, यानी माइनस निगेटिव। ये हो गया आपका। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके निगेटिव आवेश हैं, दोनों पे आपके देखेंगे तो निगेटिव वो है आवेश है। तो आप इनको भी कह सकते हैं कि ये दोनों वस्तु यानी आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव हो जाए और एक आपका निगेटिव हो जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पहला यानी दूसरा गुण यही कहता है कि समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट नोट करते हैं। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी इसके 5-6 पॉइंट मैं नोट कराऊंगा आपको, वो सारे पॉइंट आपको याद रखना है, आता जरूर है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को एक रूप से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ रखा होगा। आवेश को क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है, जो ये डेफिनेशन लिखा गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसी को आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। जो डेफिनेशन हमने लिखा है, इसी को आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्ट यानी 1 नंबर में लिखित में आता है या 2 नंबर में, कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, जिसमें आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो यही जो डेफिनेशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये चीजें आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि समस्त ब्रह्मांड का यानी समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश क्या रहता है, आपका नियत रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट यानी कहने का मतलब पृथ्वी में इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो सारे क्या है, आपके नियत हैं। एक होता नहीं, कांस्टेंट है कि हाँ इससे ज्यादा ना है ना इससे कम है, तो वो हो जाएगा आपके पास समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। देखिए पांचवा पॉइंट लिखते हैं। पांचवा पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब हम ऐसे ऐसे पॉइंट लिखवा रहे हैं जो आपको याद हो जाएगा, एक बार में आप पढ़ेंगे नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता, गति पर निर्भर नहीं करता। अब समझिएगा इसको, पांचवा पॉइंट को समझिएगा। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर हम कोई आवेश की गोला ले लेते हैं या धातु की गोला ले लेते हैं जिसपे धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाना चालू कर देते हैं। घुमाएंगे तो इसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये नहीं कि आपसे कोई सवाल पूछ दे, एग्जामिनर पूछ दे, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि कोई धनात्मक यानी कि कोई एक गोला है उसके ऊपर क्या है, आवेश उत्पन्न है और उसको घुमाया जा रहा है, तो घुमाने के बाद उसके आवेश में कमी होगी या वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे ना तो उसके आवेश में कमी होगी और ना ही उसके आवेश में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कह सकते हैं आवेश के मान गति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही बाद में भी आएगा। तो ये कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, जो प्रैक्टिकल के लिए एग्जामिनर आते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि गति पर आवेश कभी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 पॉइंट लिखवा देते, उसके बाद आप लोग का ये विद्युत आवेश के गुण कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए ऊपर से रफ कर देते हैं हम। 5 पॉइंट हो गया है, आपको 5 ही पॉइंट लिखना होता है, लेकिन 6-7 पॉइंट लिखवा देते हैं ताकि आप एग्जाम में 1-2 पॉइंट भूल भी गए तो उसको लिख सकते हैं 5 पॉइंट को। चलिए अगला लिखेंगे। देखिए 5वें के बाद छठा पॉइंट हो जाएगा आपका, किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाने पर आवेशित वस्तु उसे आकर्षित करती है। उसे अपनी ओर लिख सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आपका छठा पॉइंट क्या हो जाएगा कि किसी भी आवेशित वस्तु को अगर उदासीन वस्तु के पास ले जाएंगे या आवेशित वस्तु के पास उदासीन वस्तु को लेकर आएंगे तो आवेशित वस्तु क्या करेगी, उदासीन वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने लगती है। क्या करेगी, यहाँ पे आकर्षित करती है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने एक कोई भी आवेशित छड़ ले लिया और ये कोई भी एक धातु ले लेंगे गोला, और इसको जब हम लोग इसके पास लेके आएंगे तो ये आवेशित छड़ क्या करेगा, इस वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करेगा। या फिर आप इसका सिंपल एक एग्जांपल समझ सकते हैं, आपने देखा होगा पंखा,
सबके घर में होता है। जब पंखा चलता है तो आप देखते हैं कि धूल और कण जो होते हैं पंखे के उस पे जाके चिपकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पंखा चलने के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? धूल और कण अनावेशित वस्तुएं होती है, जिसके कारण वो पंखे के उस पे जाके चिपकने लगते हैं। तो वो एग्जाम्पल आप उसको भी दे सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, गुण पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे आवेश का सही परीक्षण। आवेश का सही परीक्षण, 7वां पॉइंट लिखेंगे आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। ना कि आकर्षण। तो कभी भी आपको दो वस्तु यानी कि दो आवेश या वस्तुएं दे दी जाए, आपसे कहा जाए कि ये पता कीजिए कि कौन सी वस्तु धनात्मक है कौन सी ऋणात्मक है, तो आप किस विधि से पता कर सकते हैं? यानी प्रतिकर्षण से। ये प्रतिकर्षण से मालूम चल जाता है कि आपका आवेश कौन सा धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिकर्षण क्या करता है? समान प्रकृति के आवेशों को रिप्लेस करता है, यानी कि उसको प्रतिकर्षित करता है। तो ये इससे पता चल जाता है। आकर्षण से कभी ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता है कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो ये आपके 7 पॉइंट थे और विद्युत आवेश के गुण आपके ये कंप्लीट हो गए। अगला हम लोग का हेडिंग होगा मूल आवेश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में आता है मूल आवेश। तो हेडिंग करेंगे आप लोग मूल आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। अगला हेडिंग आपका क्या हो जाएगा? मूल आवेश। अगला हेडिंग करेंगे आप लोग मूल आवेश। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल चार्ज। देखिए, अब मूल आवेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अगर आपसे कोई भी अब पूछेगा कि मूल आवेश किसे कहते हैं या फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। या दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम आवेश जो सदैव नियत रहता है उसे मूल आवेश कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग। परिभाषा में आपको दोनों लिखा दे रहा हूं, यहाँ पे लिखेंगे वह आवेश जो सदैव नियत रहता है, वह न्यूनतम आवेश करेंगे। वह न्यूनतम आवेश जो सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं, उसे मूल आवेश कहते हैं। ये हो जाएगा। या दूसरी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के हिंदी में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल चार्ज।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फंडामेंटल चार्ज आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप हमेशा क्या बचाएंगे, इलेक्ट्रॉन के वे आवेश उन्हें मूल आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट, मूल आवेश को स्मॉल ई से लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, मूल आवेश का मान या मूल आवेश E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मूल आवेश की खोज मिल्टन ने किया था। तो ये आपका मूल आवेश के बारे में हो जाएगा। और ये आपका हमने आज आवेश के गुण पढ़े और मूल आवेश पढ़े, ये 2 टॉपिक हम लोग का इसमें आज कवर हुआ जो पार्ट 2 में। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी अभी आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोगों को फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कूलाम के नियम। अभी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है, कल मैं आपको एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा।